फ्रेंड्स, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा नील गौरी को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। अपने बचपने में गौरी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका दुपट्टा कब का जमीन पर गिर गया था। नील अपने दोस्तों के साथ पास ही दुकान पर खड़ा था। उसकी नजर गौरी पर पड़ गई। मन चला तो था ही वो। गौरी के सीने पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें वहीं जम गई। बिना कुछ सोचे समझे वो गौरी की तरफ बढ़ा। गौरी उसे अपनी ओर आते देखकर चौंक गई। नील ने पास जाकर जोर से उसके सीने पर हाथ रखा और उसे गले लगाने की कोशिश करने लगा। गौरी ने झटके से अपने आप को अलग किया और वहीं रखा पत्थर नील के सर पर दे मारा। खून निकलने लगा उसके सर से और कुछ ही पल में वो बेहोश हो गया। सभी लड़कियां वहां से भाग गई। शाम को नील की माँ गौरी के घर लड़ने आ गई। कमला अपनी बेटी को संभाल कर रख, वरना पछताएगी एक दिन। क्या हुआ? देख देख, इसने मेरे बेटे की क्या हालत की है। हाय राम, ये कैसे हुआ? कमला ने जख्म देखकर पूछा। अपनी लाडली से पूछो कैसे हुआ, नील की माँ ने गुस्से में कहा। कमला ने गौरी को बुलाया। गौरी भी गुस्से में आई और नील की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। क्या है माँ? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि ये सब क्या है। क्यों मारा तुमने नील को? इससे भी तो कोई पूछे कि इसने क्या किया था। क्यों मारा मैंने इसे? गौरी फुफकारती हुई बोली। मैंने क्या किया? मैं तो जमीन पे गिरा इसका दुपट्टा उठाकर दे रहा था। ये तो है ही ऐसी, सामने इतने लड़के थे। इससे पूछो जरा कि अपना दुपट्टा गिरा के क्यों बैठी थी। मोहल्ले की लड़की है, मैं देख नहीं पाया, इसीलिए। गौरी फिर उस पर झपटने वाली थी। उसका कॉलर पकड़ना चाहा, मगर कमला ने उसे रोक दिया। क्या कर रही है गौरी? छोड़ उसे। माँ, वो झूठ बोल रहा है। इसने मेरी छाती पर वो कुछ कहती, इससे पहले ही माँ ने उसे रोक दिया। अंदर जा। पर माँ, वो झूठ बोल रहा है। कहा ना अंदर जा, कमला ने जोर देकर कहा। गौरी पैर पटकती हुई अंदर चली गई। कमला समझ तो गई थी। बहन, गौरी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन जरा अपने बेटे को भी समझा दो। 2 पैसे तुमसे कम कमाते हैं हम, लेकिन हमारी भी इज्जत है और हमें उसी का सहारा है, कहकर कमला ने दरवाजा बंद कर दिया। कस्बे की बात थी तो सुधीर से कहाँ तक छुपी रहती। उस रात भी गौरी को ही सुनना पड़ा। माँ, तुम जानती हो कि नील झूठ बोल रहा था। जानती हूँ, पर तुम्हें ध्यान क्यों नहीं रहता अपने कपड़ों का? इतना बेफिक्र होकर रहोगी तो सबकी नजरें पड़ेंगी ही। माँ, तुम भी। कोई बहस नहीं, अब से घर से बाहर जाना बंद, घर में रहो और घर के काम करो। सुधीर ने आदेश सुना दिया। बाबा, स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही है, फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। कब तक ऐसे छुप कर बैठी रहूंगी? कोई स्कूल नहीं, अब से हो गई पढ़ाई जितनी होनी थी। अब पैसे नहीं है मेरे पास में तुझे पढ़ाने के लिए। तेरे ब्याह के लिए भी तो जमा करना है, सुधीर ने डांटते हुए कहा। गौरी आश्चर्य से भरी हुई ने देख रही थी। बाबा, ये ब्याह की बात कहाँ से आ गई? मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है मुझे। क्या बनेगी? अरे, गरीब के घर पढ़ने के सपने नहीं देखे जाते। कमला कुछ समझाई से। लड़की जात घर की इज्जत होती है, घर में ही सुहाती है। कमला चुप थी। वो जानती थी गौरी के सपने बड़े हैं, मगर वो ये भी जानती थी उन लोगों की हैसियत नहीं है उसे आगे पढ़ाने की। वो चुप खड़ी रही। फिर सुधीर कहने लगा, बड़े भाई जी से कहा है मैंने बिरादरी में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए। कल आएंगे वो, ध्यान रहे कोई तमाशा नहीं होना चाहिए घर में। सुधीर ने फरमान सुना दिया। माँ चुपचाप खड़ी थी। गौरी अचानक दौड़कर सुधीर के पैरों में गिर गई। बाबा, मेरा ब्याह मत कराओ बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बस खुश होना। आजकल तो प्राइवेट भी इम्तिहान दिए जाते हैं, मैं ऐसे ही दे दूंगी, घर से ही पढ़ लूंगी बाबा। मगर सुधीर ने बीच में ही टोक दिया। अरे, पढ़ लिख कर करना क्या है? लड़कियां घर पर ही अच्छी लगती हैं, पढ़ लिख कर उनका दिमाग खराब हो जाता है। शहर की हवा से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वहाँ लड़कियों का क्या हाल है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमारे यहाँ तो लड़के भी इतना नहीं पढ़ते। आखिर रखा ही क्या है पढ़ाई में? काम धंधा करो और 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाओ, बस और क्या चाहिए। लेकिन बाबा, सुधीर चला गया।
गोरी जमीन पर बैठी गिड़गिड़ाती रही। दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन सुधीर जैसे लोग आज भी लड़कियों की पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते। उनके लिए लड़की आज भी एक बोझ ही है और औरत घर संभालने और दिल बहलाने की चीज है। गोरी ने कई बार सुधीर को समझाने की कोशिश की, मगर उसकी एक न सुनी गई। उसका दिल दर्द से सिहर उठा जब रात में उसने सुधीर को अपनी माँ से कहते हुए सुना, जानता हूँ कि वो होशियार है, मगर है तो बोझ ही ना, आखिर उसे उसके घर भेजना ही पड़ेगा ना। गोरी का दिल टूट गया। छत पर बैठी वो कई देर तक रोती रही। अपने प्रशस्ति पत्र को देखकर उसका दुख और बढ़ जाता। कहाँ तो वो कलेक्टर बनने का सपना सजो रही थी और कहाँ उसके अपने माता पिता ही उसे बोझ समझकर किसी अनजान के पास भेजने का मन बना बैठे थे। वो शादी के नाम से ही डर गई। उसकी कुछ सहेलियों का ब्याह तो 8वीं पास करते ही हो गया था। वो जानती थी उनमें से कोई भी खुश नहीं था। किसी का पति बेरोजगार था तो किसी का पति शराब पीकर पीटता था। कोई गर्भवती होकर मां बन चुकी थी लेकिन शरीर से बहुत ही कमजोर थी, तो कोई कच्ची उम्र में मां न बन पाने के कारण ससुराल वालों द्वारा सताई हुई थी। गोरी उनसे जब सब कुछ छोड़ देने को कहती तो उनका सीधा सा रटा रटाया सा जवाब होता, औरत की यही नियति है गोरी, तू कब तक बच पाएगी। गोरी तो नक्कर जवाब दे देती, मैं तो पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, नाम कमाऊंगी और मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति होगा, समझदार और मुझसे प्यार करने वाला और मेरी इज्जत करने वाला होगा। गोरी की बातों पर लड़कियां हंस पड़ती, उसका मजाक बनाती। पागल है तू, ऐसा भी कभी होता है क्या। गोरी को अब लग रहा था कि उसकी सहेलियां सच कह रही थी। इतने बड़े और खूबसूरत सपने देखने का एक लड़की को, वो भी गरीब परिवार की लड़की को, कोई हक नहीं था। इन लड़कियों की तकदीर विधाता टूटी हुई नोक वाली पेंसिल से लिखते हैं शायद। गोरी अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। उसकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं था। उसने प्रशस्ति पत्र फिर से अपने छोटे से बक्से में डाल दिया। उसी के साथ उसके सपने भी उसी बक्से में बंद हो गए। गोरी सोने की कोशिश करने लगी। उसने महसूस किया कि बाहर हवा तेज थी, कमरे में पर्दा और कपड़े हिल रहे थे। उसने देखा कि वो बक्सा ढंग से बंद नहीं हुआ था। उसका ढक्कन हवा से ऊपर नीचे हो रहा था और प्रशस्ति पत्र का एक कोना वहां से बाहर निकल रहा था। गोरी बहुत देर तक उस फड़फड़ाते हुए पत्र को देखती रही। गोरी अपने भाग्य के साथ समझौता करने का मन बनाने का असफल प्रयास कर रही थी। स्कूल में उसकी गणित की अध्यापिका ने पता करवाया कि गोरी स्कूल क्यों नहीं आ रही। ज्योति नाम था उनका। गोरी के होशियार होने की वजह से उसके लिए खास जगह थी उनके मन में। जब सुना तो गोरी के घर जाए बिना न रह सकी। सुधीर और कमला को ज्योति ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर न समझा सकी। सुधीर आगे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल खिलाफ था। गोरी सर झुकाए चुपचाप सुनती रही। आखिर ज्योति हार कर वहां से जाने लगी। गोरी मैडम को छोड़ने बाहर तक आई। जब ज्योति ने उसकी आंखों में देखा तो सहम गई। वो आंसुओं से भरी हुई थी। ज्योति ने उसे गले लगा लिया। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। आप माफी मत मांगिए मैडम जी, मेरी नियति ही यही है शायद। ज्योति ने गोरी को गले लगा लिया। फिर उसे कागज के टुकड़े पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर दिया। गोरी, जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े, मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। और हाँ, एक अध्यापिका होने के नाते मैं यही कहूंगी कि अपने सपनों को मरने मत देना। क्या पता सफर के किस मोड़ पर विधाता ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा हो। ज्योति चली गई। गोरी ने उनका नंबर भी अपने बक्से में डाल दिया। विधाता ने क्या लिखा होगा, कम उम्र में शादी, पति जाने कैसा होगा और फिर बच्चे, बस जिंदगी खत्म। शाम को ताऊजी आ गए। गोरी पानी भरकर ला रही थी। उन्होंने एक नजर उसे देखा और घूरने लगे। गोरी उनके इस तरह घूरने को लेकर असहज सी हो गई। बाल्टी रखकर उसने उनके पैर छुए। अरे ये क्या कर रही हो, तुम तो हमारे गले लगो बिटिया। और ताऊजी ने हाथ पकड़कर उसे गले लगा लिया। गोरी उनके हाथ अपने सीने पर और कमर पर महसूस कर रही थी। उसने झटके से अपने आप को छुड़ा लिया। तभी कमला आ गई। वो जेठ जी को अच्छी तरह पहचानती थी। गोरी, ऊपर जा बेटा। गोरी जाने लगी।
मगर सीढ़ियों में उसके पांव रुक गए। वो माँ और ताऊ जी की बातें सुनने लगी। अभी वो घर पर नहीं है, आप बाद में आते तो। अरे कमला, जानता हूँ मैं कि सुधीर घर पर नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। तुमसे 2 मीठी बातें कर लूंगा। जी आप कमला अपनी साड़ी में खुद को संभालने लगी। 3 बेटे हैं मेरे कमला, आज भी वही मर्दानगी है मुझ में। मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था, पर तू ही नहीं मानी। मेरा कहा मानती तो आज तेरे भी बेटा होता। मैं तो कहता हूँ अब भी देर नहीं हुई, मुझे खुश कर दे और बेटा जन्म दे। सुधीर तो भोला है भोला, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। विश्वास रख, रानी की तरह रखूंगा तुझे। जेठ जी, कमला की आवाज में तेजी आ गई। उसने क्रोध में भरी आंखों से देखा। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके छोटे भाई की ब्याता पत्नी हूँ। हाँ ठीक है, मगर मेरे जैसा सुख वो तुझे नहीं दे सकता, जानू हूँ मैं, कहकर उसने कमला का हाथ पकड़ने की कोशिश की। गोरी ये सब देखकर सिहर गई। घबराहट में उसने पास रखी कुर्सी गिरा दी। ताऊ ने कमला को छोड़ दिया। तभी सुधीर भी आ गया। प्रणाम भैया, उसने ताऊ के पैर छुए। जीता रहे। हाथ मुंह धोकर इधर उधर की बातें हुई, घर परिवार की बातें हुई। फिर सुधीर ने कहा, गोरी अब 16 वर्ष की हो जाएगी, आप बड़े हैं, अपनी बिरादरी में कोई अच्छा लड़का देख लीजिए। अरे तू चिंता मत कर, गोरी तो अपनी ही बच्ची है, बढ़िया रिश्ता खोज के रखूंगा उसके लिए। रात में सब सोने चले गए। नींद में गोरी को अपने बदन पर कुछ महसूस हुआ, जैसे उसकी चादर सरक रही हो। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।